अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज फिर एक और बार फिक्सिंग के सामने बयान आया और सलीम मलिक का बयान हमने सुना। वो फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अगर इंसाफ नहीं मिला तो आईसीसी का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब इसे धमकी कहें या क्या कहें, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी जानिब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए जाने थे। वसीम खान ने ये बात कही थी कि 3 हफ्ते से मिसबाह-उल हक तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करने की, लेकिन आज उसको अनाउंस नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को दिए जाएंगे, जबकि ज़रा ये भी बताते हैं कि कुछ खिलाड़ियों तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब वुमेन क्रिकेट की सरगर्मियां भी जारी हैं, तो इन सब टॉपिक्स पर आज शो में बात करेंगे। लेकिन चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज़ आपने जानी और बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। आज मुतवक्के थे कि खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। जबकि ज़राए बताते हैं कि कुछ खिलाड़ियों के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शाहिन शाह अफरीदी की कैटेगरी ए में शमूलियत का इम्कान है और नसीम शाह को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाएगा। इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और तमाम शो के इशूज़ पर बात करने के लिए साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर भाई कैसे हैं? वेलकम टू करेंगे आपको शो में। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्लाह करम। ताहिर भाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंस होना था आज और कहा यह जा रहा था कि कुछ खिलाड़ियों को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और कुछ साबिक क्रिकेटर्स या कुछ जो कमबैक करने वाले क्रिकेटर्स हैं उनको शामिल किया जाएगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि सिंपल सी बात है कि लास्ट टाइम जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ था तो उस वक्त क्या शराइत थी, क्या चीज़ें सामने आई थी, क्या जो पीसीबी की तरफ से क्या चीज़ें आई थी कि जी किस वजूहत के बिना पे हम 19 लड़के या 18 लड़के जो कट डाउन करके 19 लड़के 18 कर रहे हैं उसको किस तरह से हम कर रहे हैं, वो सबसे पहले आना चाहिए कि क्या इस दफ़ा वो शराइत हैं या नहीं हैं। प्लस आपकी पूरी साल की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। कुछ लड़के ऐसे हैं जिसमें आमिर की बात करूं, वहाब की बात करूं, जिन्होंने मिडल ऑफ द पार्ट टेस्ट क्रिकेट को खैरबात कह के या किसी वजूहत से ब्रेक लेके सिर्फ वो T20 की तरफ फोकस कर रहे हैं, वो क्या आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होंगे नहीं होंगे। प्लस जो बातें चल रही हैं सरफराज की ए कैटेगरी से उनको सी कैटेगरी में डाला जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया जाएगा, जैसे लास्ट ईयर जो इस साल जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था शोएब मलिक और हफीज़ को नहीं दिया। अब सुनने में आ रहा है कि हफीज़ को शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम आ रहा है। देखिए, बात ये है कि मोहसिन की क्लैरिटी नहीं आ रही अभी तक। आज अनाउंसमेंट थी, आज नहीं हुआ, वो कल होगी। ठीक है, चलें कल तक हम वेट कर लेते हैं। वसीम खान कह रहे हैं कि 3 हफ्ते मिसबा ने मेहनत की है, तो आप बता सकते हैं कि क्या मेहनत हुई होगी इन 3 हफ्ते में? नहीं, मेहनत तो बिल्कुल हुई होगी, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस पे जिस तरह से वो प्लेयरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, प्लस जो ऑफिसर्स के साथ जो डिस्कशन चल रही थी, क्योंकि इस जो कोरोना वायरस जो इस वक्त जो चल रहा है, जो आपका जिसकी वजह से हम लॉकडाउन हुए हैं, तो आप ऑब्वियसली मीटिंग्स तो नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ फर्दर मीटिंग्स कर सकते हैं डिजिटल सोर्सेज के जरिए। देखिए, वहाँ पर डिस्कशन तो हुई होगी कि जी कौन से फॉर्मेट्स के लड़के प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। ये तीनों फॉर्मेट अगर जो लड़का खेलता है तो उसका डेफिनेटली पहले हक बनता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। बिल्कुल। जैसे अगर आप बाबर आजम की बात करें, वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। आप शाहीन अफरीदी की बात करें, वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। या आप इमाम की बात करें तो इमाम एटलीस्ट 2-3 फॉर्मेट में है, लेकिन उसको T20 में चांस नहीं मिलता, लेकिन वो तीनों फॉर्मेट में खेल परफॉर्म कर रहा है। जो सरफराज था वो तीनों फॉर्मेट में खेल रहा था। तो बात यह है कि क्या जो टेस्ट क्रिकेटर जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है, क्या वो हकदार है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का या नहीं, या अगर है तो ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी हो गई। आपने ए कैटेगरी है, मुझे याद है जब मैं 2007 में हमें जब रिटेनरशिप मिली थी, ए बी सी कैटेगरी थी, उसके अलावा हमें रिटेनरशिप मिली थी 40 लड़कों को कि जो हमारे एकेडमी में थे। तो उसमें जो ए कैटेगरी थी उसमें 7 लड़के थे, बी कैटेगरी के वो डिफरेंट, तो टोटल 30 लड़के थे, उनको अकोमोडेट किया हुआ था उन लोगों ने इन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में। लेकिन अब क्योंकि कट डाउन करके इन्होंने 18 या 19 लड़कों पे लिया है, तो वो देखना है जो नए लड़के आ रहे हैं। जैसे अगर आप हसनैन की बात करें या नसीम शाह की बात करें, इनका वो नाम आएगा। हारिस सोहेल का नाम, हारिस रऊफ का नाम सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं पता कि उनका नाम क्यों आ रहा है, उन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा कर दिया कि जो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो भाई बात यह है कि पहले उनका राइट है कि जिन्होंने पूरे साल क्रिकेट खेली है, जिन्होंने मेहनत की, अब उनको पहले तो, उसके बाद फिर दूसरों को सोचो। बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं पूरे साल मेहनत की है, तो मसलन उन क्रिकेटर्स के अगर नाम लेना चाहें आप कि पूरे साल मेहनत की, सिंपल सी बात है कि अगर आप फवाद आलम की बात करें, सुनने में फवाद आलम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, विच इज वेरी गुड साइन। उसको पहले मिलना चाहिए था, अब मिल रहा है, ठीक है, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको टेस्ट में नाम है, उसका वनडे में नाम नहीं आ रहा है, लेकिन उसको रिवॉर्ड मिला है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर थी, 4 डे क्रिकेट के अंदर, तो इसी टेस्ट में उसको रिवॉर्ड दिया गया। अजहर अली क्योंकि कप्तान है, आपको उनको हो सकता है
सकता है शायद अजहर अली बी कैटेगरी में ही रहें, उनको ए में शायद ना डाला जाए क्योंकि वो एक ही फॉर्मेट अभी खेल रहे हैं। बाबर क्योंकि ऑलरेडी ए कैटेगरी में, तो उसको ए कैटेगरी में रखें। लेकिन यासिर शाह की फिर वही बात आ रही है कि यासिर शाह एक कैटेगरी खेल रहा है, टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको ए कैटेगरी में क्यों रखा हुआ है आपने? आपके पास और लड़के नहीं है, आप किसी यंगस्टर को एटलीस्ट सी से बी कैटेगरी में कर सकते हैं। जैसे हम सुनने में आ रहा है शाहीन आफरीदी की बात हो रही है कि शायद वो ए कैटेगरी में कर दें। वेरी गुड साइन, क्योंकि परफॉर्म कर रहा है बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट आ गया ताहिर खान साहब की जानिब से कि जो रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है और तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है उसको ए कैटेगरी का हिस्सा बनाना चाहिए। और तजवीज़ भी ये सामने आ रही है कि शाहीन शाह आफरीदी को ए कैटेगरी में शामिल किए जाने के इम्कान है। हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है, उनको वो शो में खुशामदीद कहेंगे और जानना चाहेंगे कि भट्टी साहब, आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होने थे लेकिन अनाउंस ना होने की वजह क्या समझते हैं आप? देखिए मोहसिन, चूंकि रमजान का महीना है, ऑफिस वगैरह जल्दी बंद हो जाते हैं, बिल्कुल, तो शाम को जब इन्होंने नाम फाइनलाइज की, क्योंकि मीटिंग शुरू 2 बजे हुई थी, तो 4:30-5 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, तो अब ये जो हमारी इत्तलात हैं कि 18 से 19 नाम इन्होंने फाइनल कर लिए हैं और वो नाम अब फाइनल अप्रूवल के लिए भेजे थे शाम में चेयरमैन एहसान मानी के पास। वैसे तो देखें, जो चेयरमैन का जो मर्तबा और मकाम है वो रस्मी एक मंजूरी एक चेयरमैन दे देते हैं, लेकिन बाद चेयरमैन उसमें अपने कुछ नाम इजाफा भी करते हैं, कुछ उसमें रद्द-बदल भी करते हैं। तब देखना है कि क्या होता है। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं वो यही है कि 18 से 19 नाम नेशनल सिलेक्शन कमेटी है, जाहिर है उसमें मिसबा उल हक जो कि हेड कोच भी हैं, चीफ सिलेक्टर भी हैं, तो वही लीड कर रहे हैं। तो उन 18 या 19 नामों में 3 नाम तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में है। दोनों कप्तान हैं, T20 के कप्तान बाबर आजम और टेस्ट मैच के कप्तान अजहर अली। तीसरा नाम जो अभी जिस तरह आप और ताहिर खान डिस्कस कर रहे थे, तीसरा नाम शाहीन शाह आफरीदी है जो पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। फिर बी कैटेगरी में 2 डिमोशंस हुई हैं पिछले साल जो कॉन्ट्रैक्ट थे। सरफराज अहमद, जाहिर है सरफराज अहमद अब कप्तान नहीं रहे और उनकी जब कप्तानी गई तो उसके बाद 11 का भी काफी मैचों में हिस्सा नहीं रहे, तो सरफराज अहमद बी कैटेगरी में चले गए और यासिर शाह जो थे वो भी पिछले साल ए कैटेगरी में थे। यासिर शाह को भी बी कैटेगरी में इसलिए भेजा गया है कि यासिर शाह भी सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। सही। अच्छा, जो मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ ना, जी, मैं तो आपको अपने सोर्सेज से वो नाम बता रहा हूँ जो नाम चेयरमैन एहसान मानी के पास गए। अब जब कल सुबह अनाउंसमेंट होगी, हो सकता है कि मानी साहब एज इट इज जो उनका स्टाइल रहा है एज इट इज उन नामों को अप्रूव कर दें। हो सकता है तो वो किसी नाम पे एतराज करें, उसको काट दें, उसमें रद्दोबदल करें, उसको नीचे भेज दें। बी कैटेगरी में कुछ सरफराज और यासिर शाह के अलावा भी एक आध कोई इंटरेस्टिंग नाम नजर आ रहे हैं। जिस तरह शान मसूद वो प्रमोट हो गए, सी से बी में आ गए। आबिद अली वो भी बी कैटेगरी में आ गए। अब्बास पिछले साल बी में थे, इस साल भी उनका नाम बी कैटेगरी में है। असद शफीक वो भी बी कैटेगरी में रिटेन कर गए। लेकिन जो बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही थी फखर जमान की, कि फखर जमान का नाम शायद कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो मेरी इत्तला तो ये है कि फखर जमान जो है वो सी कैटेगरी में, चूंकि लास्ट जो 2 वनडे थे उन्होंने दोनों में 50 बनाए थे। फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सी कैटेगरी में उनका नाम मौजूद है। फवाद आलम बदकिस्मत रहे, टीम में भी नहीं जगह बन सकी और फवाद आलम का भी जो मेरी इत्तलात है नाम नहीं है। मूसा खान, उन्होंने भी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, मूसा खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, हारिस सोहेल को नहीं मिला। लेकिन जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट नाम है जो पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे, इस बार उन्होंने बस मिस की है, वो वहाब रियाज हैं, वो हसन अली हैं और मोहम्मद आमिर हैं। इन तीनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं थे, इस बार भी इन दोनों का नाम नहीं है। तो इस तरह की तकरीबन कोई 18 से 19 नाम है। अब देखें कि चेयरमैन कितना रद्दोबदल करते हैं या उसी लिस्ट को अप्रूव करने के बाद कल अनाउंस करते हैं। लेकिन इब्तदाई खाका जो आज मैंने मालूम करने की कोशिश की है, तो ये 18 से
19 नाम है जो अनाउंस होने जा रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो जूनियर्स क्रिकेटर्स हैं उनको इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की इत्तलात सामने आ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? देखिए, जूनियर में जैसा नसीम शाह को उन्होंने रखा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन हैदर अली का नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। हारिस सोहेल मैंने बताया, उनका नाम नहीं है। दिलबर हुसैन, उनका भी नाम नहीं है। तो देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मोहसिन एक बड़ी प्रेस्टिजियस किस्म की चीज होती है। बंदरबांट हमारे मुल्क में जिस तरह अभी कह रहे थे ना ताहिर खान, माजी में हुआ है कि हमने रिटेनरशिप में 40 नाम रख दिए। अभी देखे ना, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए, उन्होंने 12 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब नहीं है कि वो लड़का पाकिस्तान के लिए खेल नहीं सकता। पाकिस्तान के लिए तो कोई भी लड़का किसी वक्त भी खेल सकता है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुआहदे में तो रहेंगे, लेकिन माहाना उनको तनख्वाह मिलेगी। तो इस तरह लास्ट ईयर 19 नाम थे, इस बार जो मेरी इत्तलात है कि 18 के करीब नाम हैं जो अप्रूव होंगे। लेकिन यंगस्टर्स ऐसा इस तरह के यंगस्टर्स नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की टीम देख लें कि बाबर आजम अगर T20 के कप्तान है तो वो भी यंग है, अगर ए कैटेगरी में शाहीन शाह अफरीदी हैं तो वो भी यंग है, उस्मान चिनवारी यंग है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की टीम अगर आप देख लें तो वो नौजवान खिलाड़ियों पर ही मुश्तमिल है। सरफराज अहमद क्या 32-33 साल के हैं। अच्छा, मोहम्मद सरफराज के साथ साथ जो इंटरेस्टिंग एक और चीज है कि मोहम्मद रिजवान भी बी कैटेगरी में है। तो नेशनल सिलेक्टर्स ने, मिसबाह उल हक ने 2 विकेट कीपर्स पर ही स्टिक किया है, सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान। इसका मतलब है कि जो टीम मैनेजमेंट का अगले 1 साल का प्लान है, अगर कोई बहुत ज्यादा उसमें उखाड़ पिछाड़ नहीं होती तो फौरी तौर पे तो हमें कहीं कामरान अकमल नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कामरान अकमल के बारे में भी बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन थी। तो फिलहाल तो सिलेक्शन कमेटी के प्लान में मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद ही है, इसलिए इन दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। ठीक है। लेकिन भट्टी साहब, एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज जो एक डिले हुआ है, हो सकता है शायद मैं गलत हूं, कि ऐसा तो नहीं कि कहीं ये वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक के नामों पे दोबारा गौर हुआ हो और कहीं से पुश हुआ हो कि इनमें से किसी को आप दोबारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें, क्योंकि अभी ICC के जो T20 वर्ल्ड कप है वो तो अभी होना है। देखिए ताहिर, बिल्कुल वर्ल्ड कप होना है और यकीनी तौर पर शोएब मलिक भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे और मोहम्मद हफीज भी पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है चेयरमैन के पास इख्तियार है, लेकिन मैंने जितना एहसान मानी साहब का पिछले 1.25 साल या 1.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, 20 महीने का बल्कि उनका टाइम हो गया, 20 महीने में उनका जितना ट्रैक रिकॉर्ड मैंने मालूम करने की कोशिश की है, तो कहते तो यही है कि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट जो लिस्ट भेजती है वो उसमें रद्दोबदल करते नहीं है। लेकिन जाहिर है चेयरमैन बाइख्तियार है, उनके पास इख्तियारात है। लेकिन अगर जब अब टीम को आगे ले जाने की बात करते हैं, यंगस्टर्स की बात करते हैं, तो ये तो सारे वो प्लेयर हैं जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए खेले हुए आजमूदा प्लेयर्स हैं, इनको मौका जरूर मिलेगा। लेकिन जो मेरी इत्तलात है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो ये खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा, और आज फिर सलीम मलिक का बयान आया फिक्सिंग के हवाले से। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इंसाफ नहीं देता तो ICC जाऊँगा। तो आप क्या कहेंगे इस बयान के बारे में? देखिए मोहसिन, आपके जो देखने वाले हैं ना, उनकी मालूमात अगर कोई इस हिस्ट्री को नहीं जानता कि 2008 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलीम मलिक को हेड कोच अपॉइंट कर दिया था नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। एजाज भट्ट साहब उस वक्त PCB के चेयरमैन थे और आमिर सोहेल डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी थे। लेकिन ICC ने ही उस पर एतराज किया। ICC के जो CEO हारून लॉगार्ड उस जमाने में थे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ट्रांसक्रिप्ट भेजा। ट्रांसक्रिप्ट से मुराद है कि किसी जगह सलीम मलिक, एक सहाफी थे मजहर महमूद बरतानिया के, उनके साथ 3 मुख्तलिफ मीटिंग्स में वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसकी टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग भी KCB के पास ICC ने भेजी है। और वो जो वहां पर सलीम मलिक गुफ्तगू कर रहे हैं, उसका उन्होंने
ट्रांसक्रिप्ट से मुराद है कि लिख के भी भेजा है कि ये उस गुफ्तगू में बातचीत हो रही थी, तो आप सलीम मलिक से इसका जवाब लें। तो आज भी क्रिकेट बोर्ड से मेरी बात है, क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की कि सलीम मलिक का जो रिसेंट लेटर है वो उनको मिल गया, वो ट्रांसक्रिप्ट दोबारा सलीम मलिक को भेजना है। लेकिन ये इसकी हिस्ट्री है कि 7 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे सुभान अहमद, उन्होंने सलीम मलिक को वो ट्रांसक्रिप्ट भेजी थी कि आईसीसी ने आपकी इस गुफ्तगू को काबिल एतराज करार दिया है और आप इसमें वजाहत दें कि ये इस किस्म की गुफ्तगू आप क्यों कर रहे हैं। तो सलीम मलिक ने बकौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 7 साल हो गए उस ट्रांसक्रिप्ट का जवाब नहीं दिया, तो अब वो आईसीसी में जाने की भी बात कर रहे हैं। फिर बरतानिया का एक बड़ा मशहूर अखबार है टेलीग्राफ, इस ट्रांसक्रिप्ट के कुछ हिस्से शेख बैरी एक बहुत बड़े सहाफी हैं और जो विजडन क्रिकेट एल्मेनिक के एडिटर हैं, उन्होंने वो स्टोरी टेलीग्राफ अखबार में दी थी। वो भी स्टोरी छप चुकी है जिसमें सलीम मलिक के बारे में बताया गया कि वो उस मीटिंग में उन लोगों के साथ और मजहर महमूद के साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो देखिए सलीम मलिक के मामला अपने खराब है, मैं खुदा न खासा सलीम मलिक के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सलीम मलिक आईसीसी में जरूर जाए, लेकिन पाकिस्तान में भी अदालतें मौजूद हैं। अगर वो अदालतों में जाना चाहते हैं तो बरतानिया के उस अखबार को सू कर दें जिन्होंने ये ट्रांसक्रिप्ट के कुछ हिस्से अपने अखबार में छापे। हमारे यहाँ तो जरा अदालतें डेफर्मेशन लॉ इतना ज्यादा पाकिस्तान में तेजी से काम नहीं करता, लेकिन बरतानिया में तो आए दिन हम सुनते हैं कि सू कर दिया, फलां जगह से इतने पैसे मिल गए या इतने लोगों को उसमें डेफर्मेशन पे जुर्माना आयद कर दिया। तो सलीम मलिक के लिए अदालतें भी खुली हुई है, क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे भी खुले हुए, आईसीसी का हेडक्वार्टर भी खुला हुआ, लेकिन सलीम मलिक के जो अपने मामलात हैं वो मेरा ख्याल थोड़े ठीक होने की जरूरत है। लेकिन भट्टी साहब एक चीज है ना, देखें कि जो अभी जो ये मामला उठ रहे हैं तो ये पहले क्यों नहीं उठाया गया? जिस वक्त आप पे बैन लगा था या जिस वक्त आप पे कमीशन था 94 93 की बात है, फिर 95 में कमीशन लगा, उस पर भी बातचीत हुई, उस वक्त ये चीजें क्यों नहीं सामने? उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं उसके अगेंस्ट अपीलें की या आईसीसी के थ्रू गए? अब क्यों ये कर रहे हैं? तो कहीं तो कुछ तो चीज है जो इतने सालों बाद दोबारा ये पिंडोरा बॉक्स खोला जा रहा है और दोबारा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है जिस तरह से पूरी दुनिया में ये चीज जा रही है कि जी के अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आईसीसी जाऊंगा। मतलब आप इस चीज से क्या मैसेज दे रहे हैं यंगस्टर्स को? देखिए ताहिर, आपसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है। आपने पाकिस्तान के लिए तो टूर किए, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट की कहानियां आपसे भी छुपी हुई नहीं है। देखिए ये वो कीचड़ है जो सड़क के ऊपर पड़ा हुआ, अगर इस कीचड़ में से हम गुजरेंगे तो हमारे कपड़े खराब होंगे, अगर हम साइड से गुजरेंगे तो इस कीचड़ से हम बच सकेंगे। तो मेरे ख्याल में मैंने तो पिछले दिनों ये भी कहीं कहा था, सलीम मलिक नाराज हुए, उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया कि यार आप तो हमारे पुराने दोस्त हैं, आप मेरे बारे में ये बात करें। मैंने ये कहा था कि सलीम मलिक अगर बिल्कुल साफ हैं तो वो माफी किस बात की मांग रहे हैं? माफी तो इंसान उस वक्त मांगता है ना जब उससे कोई गलती सरजद होती है। उन्होंने कहा नहीं मैं अपने परस्तारों से माफी मांग रहा हूँ। भाई परस्तारों से या तो आप इनिंग्स में कहीं गलत आउट हो जाए, आपकी वजह से टीम मैच हार जाए तो आप माफी मांगे, इस तरह की माफी समझ नहीं आ रही। लेकिन जो आपका नुक्ता है बिल्कुल वैलिड नुक्ता है कि इतने अरसे से अगर अदालत ने आपको क्लियर कर दिया था, क्रिकेट बोर्ड ने नौकरी दे दी थी, आईसीसी ने एतराज किया था, तो आप 7-8 साल से खामोश बैठे हुए थे ना। मेरे ख्याल में ये रिमोट कंट्रोल कहीं और है, कोई और कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हमारे जो दोस्त हैं, जो मीडिया के दोस्त हैं, उनपे भी मुझे ठीक है शिकवा भी है, थोड़ा अफसोस भी होता है कि भाई हम जबरदस्ती पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सलीम मलिक के लिए अदालतें खुली हुई है, जाए सुबह सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक अपील दायर कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपने कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। और आपका ये कहना था कि अब्दुल माजिद भट्टी साहब का ये कहना था कि सलीम मलिक के लिए अदालतें खुली हैं और अदालतों में जाकर वो अपने लिए इंसाफ हासिल कर सकते हैं। वक्त हुआ है कि शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उसके बाद मज़ीद टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे।
वेलकम बैक। ब्रेक से कबल बात कर रहे थे सलीम मलिक के टॉपिक पर और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर बातचीत की। अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया था, लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं जो पुराना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि अब कल कहा जा रहा है नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को देगा। तो एक नज़र पुराने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जानिब डाल लेते हैं कि कैटेगरी ए की अगर बात करें तो उसमें बाबर आजम, सरफराज अहमद, यासिर शाह ए कैटेगरी में टोटल 3 प्लेयर्स पाकिस्तान की जानिब से थे। और बी कैटेगरी अगर बात करें तो बी कैटेगरी में असद शफीक, अजहर अली, हारिस सुहेल, इमामुल हक, मोहम्मद अब्बास, शादाब खान, शाहिद आफरीदी और वहाब रियाज शामिल थे। यानी 8 खिलाड़ी बी कैटेगरी में शामिल हैं, ए कैटेगरी में 3 खिलाड़ी। और सी कैटेगरी की अगर बात करें तो आबिद अली, हसन अली, फ़खर जमान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान और शान मसूद 7 खिलाड़ी सी कैटेगरी में शामिल हैं। तो ये तो हमने अगर देखा जाए तो 18 खिलाड़ी कुल टोटल इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं और अब भी कहा जा रहा है कि 18 से 19 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। ताहिर खान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। कहा ही जा रहा है सरफराज अहमद पर एक बार फिर बहस हो रही है कि ए कैटेगरी से ज़राए बताते हैं कि उनको बी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा और कुछ ज़राए भी बता रहे हैं कि सी कैटेगरी में भी आने का चांस है सरफराज अहमद का। तो आप क्या समझते हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि मिसबा उल हक क्योंकि एज अ हेड कोच, चीफ सेलेक्टर वो खुद वहाँ मौजूद हैं, प्लस वो टीम मैनेजमेंट के साथ उनकी क्या पॉलिसी है कि सरफराज को किस तरह से आगे किस फॉर्मेट पे खिलाएंगे। वो क्या वनडे में वो खिलाएंगे या वो T20 में उसको खिलाएंगे या टेस्ट में खिलाएंगे? क्योंकि टेस्ट में तो मुझे नहीं लगता कि सरफराज को अभी इतनी जल्दी उसको चांस मिलेगा, क्योंकि वो रिजवान को ही कैरी आउट करेंगे। जिस तरह से रिजवान को वो चांस दे रहे हैं और बचा भी रहे हैं, कई जगह में देखा बचाया भी गया है। लेकिन सरफराज की यहाँ तक बात है, जो उसकी फिटनेस की बात है, जो जिस तरह से उसकी फॉर्म लगी हुई है, जो लगी थी, जो ख़राब फॉर्म लगी थी, उसको अब किस तरह से जब क्रिकेट दोबारा बहाल होती है उसको कैरी आउट करता है। अब मिसबा उल हक पे एज अ चीफ सेलेक्टर और एज अ हेड कोच, क्योंकि 2 जिम्मेदारियां, तो वो सरफराज को क्या ऊपर नंबर पे खिलाएंगे T20 के अंदर? क्योंकि नीचे नंबर पे मुझे नहीं लगता कि नीचे नंबर पे सरफराज की जगह बनती है। अगर लेकिन आप समझते हैं कि टीम में आ सकते हैं सरफराज? बिल्कुल आ सकते हैं। कहाँ? क्योंकि अगर रिजवान की जिस तरह बात करें तो रिजवान की अगर हम बात करें T20 में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है रिजवान की, वनडे में भी नहीं है, सिर्फ टेस्ट में एक 95 उसने किया था ऑस्ट्रेलिया में जाके। मिसबा उल हक का एक बयान आया था कि सरफराज अहमद की वापसी अगर हुई तो PSL की परफॉर्मेंस पे उसकी बेस पर होगी, और हमने देखा PSL में वो इस तरीके से परफॉर्म जो है नहीं कर पाए थे। मोहसिन, बात यह है कि PSL की परफॉर्मेंस की बात है तो रिजवान को तो मैच ही नहीं खिलाया, तो फिर अब रिजवान की भी बात करो तो वाई सरफराज? तो क्या सरफराज पे तीर क्यों रखा हुआ है सबने? फिर क्या और कोई प्लेयर नहीं है उन पे भी तो तीर रखो ना, उनकी परफॉर्मेंस पे तो आप एनालाइज करो। आप इसका मतलब है आप नहीं एनालाइज करें, नहीं, लेकिन क्योंकि रिजवान को नहीं खिलाया गया तो अब मुझे नहीं लगता कि जो PSL के जो उन्होंने बोला गया था कि PSL की परफॉर्मेंस पे हम सरफराज को खिलाएंगे, मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा वो चीज रिपीट करेंगे। PSL में अगर देखा जाए तो किसी ने इतना कोई खास इम्प्रेस नहीं किया। देखिए, इम्प्रेस हमारे प्लेयर्स ने नहीं किया, इम्प्रेस हुए हैं हमारे फॉरेनर प्लेयर्स ने किया है। आपके पास एज सच कोई टैलेंट नजर नहीं आया। और हैदर अली की अगर बात करें, हैदर अली भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, एक थ्रू प्रॉपर चैनल से वो आ रहा है, यानी कि एकदम नया आया और परफॉर्म किया और पाकिस्तान टीम में आ गया। पाकिस्तान मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको ला रहे हैं। एकदम इतनी जल्दी हम हाइप क्रिएट कर देते हैं प्लेयर के लिए कि तो वो भी उसके भी सर चढ़ जाते हैं कि नहीं यार मैं कुछ हूँ। अच्छा, बिल्कुल ताहिर साहब, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है जी। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या पूछना चाहेंगे? हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है आवाज़ जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं तबस्सुम आफ्ताब बोल रहा हूँ, कराची का लोकल कोच जी। और मेरा ये सवाल है कि सरफराज को एक कैटेगरी में रखना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क के हीरो हैं। अगर इमरान खान के बाद कप्तान कहते हैं तो सरफराज को ही कहते हैं। इंशाल्लाह ये करके दिखाएगा कुछ। मेरी क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त है कि उसको यही कैटेगरी में रखें, क्योंकि हौसला अफजाई बहुत बड़ी चीज है और उसने अपने आप को फिट भी किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला यही मेरा सवाल है, और जिसका हक बनता है उसको भी कंटेक्ट। ठीक है, आपका सवाल हमने लिया। वही सरफराज अहमद के हवाले से बातचीत हो रही है, तो इनके सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले तो तबस्सुम आपको मैं अस्सलाम वालेकुम करूँगा। ये हेड हमारे AO क्लिनिक में जहाँ मैं करता था वहाँ पर ये हेड कोच थे और बड़ी इनके प्लेयर, इनके हाथ से बड़े प्लेयर्स निकले हैं और इनकी बड़ी खिदमात है क्रिकेट में, क्लब लेवल में, अकेडमीज लेवल में। देखिए, एक बिंग अ कोच जो उसने बात की है कि जी मोटिवेट किया जाएगा, हौसला अफजाई की जाएगी, तो ये मिसबा उल हक के भी जहन में ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो हेड कोच हैं, चीफ सेलेक्टर तो हैं और हेड कोच भी हैं। तो हेड कोच वो किस तरह से उसको मोटिवेट करता है। समझते हैं कि एक लोकल कोच को ये बात समझ में आ गई है और हेड कोच को ये बात समझ में नहीं आ रही? समझ में सबको आती है मोहसिन, समझ में सबको आती है। वो डिस्क्राइब
कि जो वर्ड्स है ना वो डिफरेंट तरीके के होते हैं, क्योंकि एक वर्ड के 4 मीनिंग्स होती हैं। अब वो किस तरह से लोग उस चीज़ को मीनिंग में लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो सरफराज की परफॉर्मेंस पास्ट में थी, फिर जो जिस बेस पे सरफराज को निकाला गया था T20 फॉर्मेट से या वनडे से या टेस्ट से, फिर कप्तानी से भी हटा दिया गया था, मतलब दोनों जगह से हटा दिया। अब सुनने में आ रहा है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ए से बी कैटेगरी में करें। अगर आप बी कैटेगरी में करें फेयर एनफ, बी में रखें, लेकिन आपके पास प्लान होना चाहिए कि जी उसको वापस टीम में लाना है और हमने उससे फायदा लेना है, क्योंकि अभी सरफराज की क्रिकेट खत्म नहीं हुई है। ही स्टिल फिट, ही स्टिल यंग। मैं तो यंग इसलिए कह रहा हूं कि जो विकेट कीपर 50 ओवर, 90 ओवर, 120 ओवर विकेट कीपिंग कर सकता है, उसके बाद भी फ्रेश नजर आए, वो मेरे लिए तो वो यंग है। अच्छा, आपने प्लान की बात की, तो आपको कोई प्लान नजर आ रहा है कि इनको वापस लाया जाए किसी तरीके से, मतलब कोई रास्ता हमवार किया जाएगा सरफराज अहमद के लिए? देखिए डिपेंड करता है कि देखिए डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस सरफराज ने, मैं खुद वहाँ मौजूद था और वो इत्तेफाक से मैं कमेंट्री भी कर रहा था, जी, और जिसमें सरफराज ने 100 किए थे वहाँ पर उस मैच में, बड़ा अच्छा कमबैक किया था। और अगेंस्ट सेंट्रल पंजाब के अगेंस्ट जो चैंपियन बनी थी उसके अगेंस्ट 100 किए थे, बड़े तगड़े 100 थे। पेशेंस इनिंग उसने खेली, एटलीस्ट वो चीज़ नजर आई कि जी सरफराज की जो फॉर्म वापस आने शुरू हो गई थी। अब मिसबाह-उल हक की काम है कि जी अगर वो टेस्ट क्रिकेट में समझते हैं कि जी सरफराज ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है रिजवान से, तो उसको टेस्ट क्रिकेट में चांस दे। फिर चांस का मतलब पूरा चांस दे, 2 मैच या 1 सीरीज की नहीं, फिर आप खुला, फिर आप उसको थ्रू आउट लेके जाएं। अगर आपको देखिए लड़के को जब तक आप पूरा चांस नहीं देंगे ना, तो लड़के के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगी। एटलीस्ट आप चांस दे के अगर लड़का परफॉर्म नहीं करता तो उसको पता है कि हाँ यार अब मेरे साथ मैं अब अपने साथ जाती कर रहा हूं, तो अब मैं नहीं खेल सकता ये फॉर्मेट, तो वो खुद ही बंदा साइड डाउन हो जाता है। तो यही प्रेशर है बेसिकली, ये रिजवान का प्रेशर सरफराज पे और सरफराज का प्रेशर रिजवान पे, स्पेशली T20 फॉर्मेट। प्रेशर की बात करें ताहिर खान साहब, अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऑनलाइन लेक्चर्स और ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट दिए थे, तो उसी दौरान भी कोई आपको ऐसा तो नहीं लगता कि खिलाड़ियों को अंदाज़ा लगा लिया था कि किसको किस कैटेगरी में शामिल करना है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसा कोई चीज़ की होगी, क्योंकि ओवरऑल जितने भी प्लेयर्स हैं सभी उस वक्त बे वक्त ऑनलाइन थे, और सबकी अगर वो बात कहीं अगर किया तो वो फेवरिज्म फ़ौरन आ जाती है, क्योंकि मिसबाह-उल हक कोई कई दफ़ा तो हेड कोच या वो तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो पाकिस्तान के बने हुए हैं और फिर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में खेला हुआ है, ए टीम के साथ मेरे कप्तान रह चुके हैं। ऐसा कभी भी मिसबाह कोई चीज़ नहीं करते। हाँ, वो अलग बात है, किसी को अगर फेवर देनी है वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो तो फिर वो पुरानी दोस्ती या उस चीज़ पे फेवर दे देते हैं, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे, क्योंकि वो खुद भी चाह रहे हैं कि टीम बने और टीम परफॉर्म करे और पाकिस्तान का फ़ायदा हो उससे। क्योंकि जब आपकी क्रिकेट वापस आ गई है, अब क्रिकेट वापस आ गई है, आपके पास लड़के जनरेट होना शुरू होंगे। लड़के जनरेट तभी होंगे जब आप पॉजिटिव वाइब्स पाकिस्तान टीम से नीचे डोमेस्टिक टीम को आप देंगे। अगर आप नेगेटिविटी ऊपर ही रखेंगे तो कभी भी आपके पास पॉजिटिव चीज़ नीचे नहीं मिलेगी। अच्छा, आप समझते हैं कि जो लेक्चर्स हुए थे, ये ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट हुए थे, तो इससे खिलाड़ियों को कोई फ़ायदा हुआ होगा? देखिए ये तो पहले अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि जी के फिटनेस ये जस्ट फॉर अ नॉर्मल एक रूटीन वर्क है कि जी ये आप अपने घर में इस क्वारंटाइन के वक्त आप अपने घर में किस तरह से अपनी फिटनेस कर सकते हैं, क्योंकि बाहर तो अलाउ नहीं है। सुनने में ये भी आया था कि काफ़ी कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ ट्रेनर की वजह, तो इस वजह से ये असल में ट्रेनर की वजह से ये भी आया था कि जी कि नहीं आपने करना है। अब वो सोर्सेज डिफरेंट तरह की बातें आ रही थी सामने सुनने को, लेकिन टेस्ट दिए, सबने टेस्ट दिए और तकरीबन सभी क्लियर उसमें नजर आए, और उसमें ये भी नहीं था कि जी के टेस्ट का इफेक्ट आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे पड़ेगा। ये भी क्लियर एक चीज आई थी। अब देखते हैं कि कल अगर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आता है क्या वो टेस्ट का असर पड़ता है या नहीं पड़ता। अच्छा, मैं एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि हम अपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ए देखें तो उसमें काफ़ी कम खिलाड़ी हैं, 3 खिलाड़ी अभी इस वक्त शामिल हैं। बात करें तो बाबर आजम, सरफराज अहमद, यासिर शाह। तो आप क्या समझते हैं कि ए कैटेगरी में इतने कम खिलाड़ी क्यों हैं? देखिए बात यह है कि वो डिपेंड करता है कि जो आपकी एलीट परफॉर्मेंस होती है ना, उस हिसाब से आपको एक कैटेगरी दी जाती है। ये वर्ल्ड का एक रूल है। आप क्योंकि हमने कैटेगरी कम कर दी है, हम 25 से हम 19 या 18 पे 16 पे आ गए, तो वो फिर इसीलिए क्योंकि एक कैटेगरी को टॉप ऑफ द लेवल आप प्रेफर करते हैं, कप्तान हो गया या जो टॉप परफॉर्मर आपका हो गया या टॉप बॉलर हो गया आपका, उसको फिर आप प्रेफर करते हैं कि जी उसका रिवॉर्ड के लिए कि जो आपने इतना परफॉर्म किया। बी कैटेगरी को भी इसी तरह से रोटेट किया जाता है, फिर सी जैसी कैटेगरी को भी इसी तरह रोटेट किया। शान मसूद की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि शान मसूद को तजवीज़ एक आई है कि उनको शायद बी कैटेगरी में शामिल किया जाए, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी देखते हैं आप शान मसूद की? देखिए शान की अगर बात करें तो वो ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट में तो परफॉर्मेंस अच्छी तरह फिट है और डे बाय डे परफॉर्म कर रहा है। पीएसएल में भी एक डिफरेंट अंदाज में वो नजर आ रहा है। अगर आपने प्लान रखा हुआ है कि जी किन प्लेयर से हमने किन उस पर फायदा लेना है, तो फिर आप ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि सी कैटेगरी में आप यंग लॉट डाल सकते हैं, बी कैटेगरी में आपकी वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जो सी से बी में आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे तीनों फॉर्मेट के लिए। एक फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा, तीनों फॉर्मेट के लिए।
और जो एक्सट्रीम परफॉर्म करेगा या टॉप ऑफ द लाइन करेगा वो ऑब्वियसली ए कैटेगरी में चले जाएगा, ए वाले अगर नहीं करते तो वो बी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यही चीज़ है बेसिकली, इसको फोकस करना है बेसिकली। अच्छा, अगर आबिद अली का भी एक नाम सामने आ रहा है कि उनको भी बी कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा, तो ऐसे क्रिकेटर्स के लिए आप क्या कहेंगे जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं? देखिए, अगर आप देखें अजहर अली हो गया, असद शफीक हो गया, आपका अब्बास हो गया, आबिद अली है, शान है, मतलब ये तो अभी तक टेस्ट क्रिकेट में आप इनको निनाज कर रहे हैं। या हारिस सोहेल की बात करूं तो ये टेस्ट क्रिकेट से ही आप इनको खिला रहे हैं ना। और अगर यंग लॉर्ड करें तो शाहीन आफरीदी हो गया, और आपका नसीम को आपका डेब्यू करवाया है आपने, मूसा खान से डेब्यू करवाया है, तो वो तो एक यंग लॉर्ड है, आप सी कैटेगरी में कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है वही बात की परफॉर्मेंस पे, कि अगर आपको लगता है कि ये गुड इनफ टू परफॉर्म इन टेस्ट क्रिकेट तो फिर आप उसको बी कैटेगरी दें, क्योंकि बी कैटेगरी से टॉप तो आप फिर उसी को दे सकते हैं जो तीनों फॉर्मेट की कैटेगरी खेल रहा हो। बिल्कुल उसी को दे सकते हैं जो तीनों फॉर्मेट की कैटेगरी को खेल रहा हो। और अभी कुछ देर कबल बात कर रहे थे फिटनेस टेस्ट की, ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट की और ऑनलाइन लेक्चर्स की, तो मेंस के साथ साथ वुमेंस की क्रिकेट टीम में या वुमेंस खिलाड़ियों के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही किया। और इस वक्त हमारे साथ बतूल फातिमा साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर मौजूद हैं। वुमेंस की एक टेस्ट मैच, 88 एक रोज़ा मैच और 42 T20 मैच पाकिस्तान की जानिब से खेल चुकी हैं। वेलकम करेंगे बतूल आपको शो में। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बतूल, क्या कहेंगी ये वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो ऑनलाइन टेस्ट का, फिटनेस टेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ है और लेक्चर्स का, तो कितना फ़ायदेमंद होगा क्रिकेटर्स के लिए? नहीं, देखिए मौसम जिस तरह यह है कि जिस तरह जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनके लिए तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि जब आप अंडर कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं तो जो पीसीबी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कमिटमेंट होती है, वो आपको पूरी करनी होती है। लेकिन जो मैंने सुना है कि 50 से 60 लड़के को मेरे ख्याल है कोई अंडर 19 के भी हो रहे हैं, 18 के भी हो रहे हैं, कुछ ऐसी प्लेयर्स हैं जो मेरा नहीं ख्याल के घरों में अपनी इतनी फिटनेस की जो है वो तैयारी कर रही होंगी या फिटनेस कर रही होंगी जो पाकिस्तान की सिर्फ सूरत हाल है, तो उनके लिए मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त कोई टेस्टिंग का सूरत हाल बनती है। जो आपकी रेगुलर पाकिस्तान प्लेयर हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हैं, आप उनके ले सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन जो लास्ट अभी काफ़ी टाइम हो गया उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे, जो उन्होंने लास्ट एंड किया था वर्ल्ड कप में, उसके बाद से अब तक ऑब्वियसली पीसीबी ने यही सोचा होगा कि कोई तो ऐसे प्लान बनाया होगा कि सारी लड़कियों की फिटनेस देखी जाए, क्योंकि इतने अरसे से घरों पे सब हैं, क्रिकेट नहीं हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसा ही प्लान इन्होंने किया होगा जो घरों में इस तरह की टेस्टिंग हो सके। मेरा ख्याल है आउटडोर जो भी इनके फिटनेस टेस्ट हैं पॉसिबल नहीं है, तो मेरे ख्याल है इंडोर ऐसे टेस्ट हो रहे होंगे जो सब पॉसिबिलिटी हो सके सारी लड़कियां दे सकें। लेकिन बतूल एक चीज़ है, क्योंकि जो हमारे पास जो लॉट है इस वक्त मेरे ख्याल में 35 से 40 लड़कियों को लॉट है। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आपने 10 या 11 लड़कियों को दिए में, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो 35 से 40 जो लड़कियों का आपके पास स्लॉट है, जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती हैं या उसमें से चंद सेलेक्ट होती हैं पाकिस्तान के लिए, उन सबका आप फिटनेस टेस्ट लें, उन सबको अवेयरनेस लेक्चर दें, उन सबको बताया जाए कि जी इस क्वारंटाइन वक्त में आप किस तरह से अपनी फिटनेस रख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ शायद ये हेल्पफुल होगी सबके लिए। जी, वही मैंने कहा ना कि जो आपके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, लेकिन कि मैंने कहा कि काफ़ी 50 से 60 जो आपकी प्लेयर्स हैं उनके टेस्ट हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो आपकी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं या जो आपकी रेगुलर क्रिकेट खेल रही हैं, जिनका आपको पता है कि आपकी डोमेस्टिक में भी जो है वो पार्ट प्ले कर रही हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आपके टेस्ट हैं और ज़रूरी हैं होने, क्योंकि जब आप एक पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, आपको पीसीबी पे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आपको जाहिर पता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि जब जिस वक्त पीसीबी की जो रिक्वायरमेंट है वो आप उसे पूरा करें। और ऑब्वियसली उन्होंने इस तरह का प्लान किया होगा कि लड़कियों के लिए भी मुश्किल ना हो, जो सूरत हाल है कि उनको भी किसी मुश्किल पे तो नहीं डालेंगे, तो ऐसा प्लान किया होगा कि वो इजीली जो ये तमाम टेस्ट को जो है वो अवेलेबल हो जाए इसके लिए। अच्छा बतूल, ये भी जानना चाहेंगे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के कि बहुत क्रिकेट खेली आपने पाकिस्तान की जानिब से, वर्ल्ड कप हुआ था अभी कुछ दिनों कबल, कुछ माह कबल, तो उसमें पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस कैसी देखी थी आपने? बस मेरा ख्याल है कि एक वो पहला ही मैच था जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने जीता था, उसके बाद तो इनकी इतनी कोई खास ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी। एक दो मैचेस इनके क्लोज गए थे, साउथ अफ्रीका का मैच आप कह सकते हैं कि जो इनका काफी क्लोज गया था, लेकिन ये था कि हमारी कहीं ना कहीं बॉलिंग में मुझे जो है वो काफी हद तक कमी नजर आई। बैटिंग तो फिर भी बेहतर थी, बॉलिंग में हमें फील्डिंग में कुछ इंग्लैंड का मैच था जिसमें हमें थोड़े से अच्छा, आप समझती थी कि सना मीर की कमी वहाँ महसूस हुई होगी टीम को? बतूल, आवाज आ रही है आपको? हेलो बतूल, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी 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 जी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि टीम को आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप में सना मीर की कमी महसूस हुई होगी? ऑब्वियसली आप देखें कि सना एक सीनियर प्लेयर है, जो भी कुछ है वो आपकी बहुत सारी जो जितनी भी आपकी पिछली पास की परफॉर्मेंस है उसमें आप एक वो अहम रोल अदा कर चुकी है।
आपकी जितनी भी पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की सक्सेस है उसमें एज ए कैप्टन भी, एज ए प्लेयर भी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी सीरीज थी, ऐसा वर्ल्ड कप के इवेंट था जिसमें जो है मेरा ख्याल है उसकी कमी महसूस हुई। अच्छा, क्योंकि मैंने जहाँ तक जितनी क्रिकेट उन लोगों की देखी है छोड़ने के बाद, तो उसमें सना मीर ने एक अहम रोल अदा किया है उस स्टेज पे आके जब आपको कोई विकेट लेनी होती थी। तो मेरा ख्याल है कि जरूरी था, लेकिन ये कि बाकी जितने बॉलर थे उसमें से डियाना ने अच्छी बॉलिंग की, कुछ मैचेस में और भी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन कहीं कहीं जहाँ जरूरत थी हमें मैच जीतने के लिए तो वहां पे वो रोल अदा नहीं हो सका हमारे स्पिनर्स से खास तौर पे। अच्छा, अब जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिसबाह-उल-हक को काफ़ी सारे ओहदे देकर क्रिकेट बोर्ड में लेकर आया। आप कुछ समझती हैं कि जैसे उरूज मुमताज़ पर क्रिकेट बोर्ड मेहरबान है, तो उसी तरह एक ओहदा सना मीर को भी अगर दे दिया जाए तो पाकिस्तान वुमेन टीम के लिए बेहतर होगा? देखें, अब ये तो पीसीबी को ज्यादा बेहतर पता होगा या सना से उनकी क्या बात हुई होगी। अब सना ने ऑब्वियसली रिटायरमेंट ली है, तो सना ने अपने लिए क्या मैं आपका तजुर्बा जानना चाहता हूं कि आप समझती हैं कि लड़कियों को फ़ायदा होगा अगर सना मीर को बोर्ड में कोई पोजीशन मिलती है? बिल्कुल, ऑब्वियसली जाहिर है पाकिस्तान के लिए उसने इतना खेला है। जब वो एज ए कैप्टन थी तब टीम को फायदा था, जब वो एज ए प्लेयर खेल रही थी तब टीम के लिए बेहतर था। तो जाहिर है जब वो उसने इतना क्रिकेट खेली है और ये जाहिर है अपने तजुर्बे से बहुत सारी चीज़ों को वो जब वो बेहतर कर सकती है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी, विमेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बतूल फातिमा, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स को दिया। वक्त हुआ मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से बातचीत करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल बात कर रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की और कुछ वुमेन क्रिकेट के हवाले से हमने बातचीत की थी, लेकिन अब थोड़ी नज़र डालते हैं स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से। जो आज सलीम मलिक का बयान सामने आया, उन्होंने एक और बयान भी दिया आज के ये तमाम तर वाक़े की वजह से उनके बेटे की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। शाफे मलिक उनके बेटे का नाम है और वो कहते हैं कि मेरे साहबजादे को निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ताहिर खान साहब, ये तो नहीं है कि सलीम मलिक ये तमाम तर चीज़ें जो कर रहे हैं वो अपने बेटे की वजह से कर रहे हैं? देखिए, हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो आप बयान की बात करें, मैंने भी कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं कहाँ मैंने पढ़ा था, लेकिन उसमें क्लियर भी उन्होंने कहा गया था कि जी मेरे बेटे की अंडर 19 लेवल पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसको किसी मेरी शायद इन वजूहात की बिना पे उसको ओवर एज करार दे दिया गया और उसको बाहर कर दिया गया। तो अगर मैं ये समझता हूँ, देखें, अगर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस है, वट एवर आपका जो भी आपका पास्ट है, अगर बेटे की परफॉर्मेंस है तो उसको कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। और यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी सिलेक्टर्स हैं वो अब तो वो ग्राउंड्स में मौजूद होते हैं, वो आपके सामने पूरी क्रिकेट देते हो। कि मैंने खुद अभी क्रिकेट कवर की है, तो अंडर 19 लेवल्स पे जितने भी कोचेस वहां मौजूद थे, तो मैं नहीं समझता किसी के साथ ज्यादती होगी। और जो पास था उस पास को रिलेटेड आपकी फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से कभी भी नहीं किया जाएगा। तो लेकिन सलीम मलिक साहब ने अगर ये कहा है तो कुछ ना कुछ तो वो कहा होगा। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आईसीसी को मैं नॉक करूंगा, तो ऐसा ना हो कि वो नॉक करने के बजाय आईसीसी उनको नॉक करे और फिर वो बोले कि जी पहले हमने जो ट्रांसक्रिप्ट की बात की थी, जब भट्टी साहब ने बताई थी, पहले आप उसका जवाब दें, फिर हम फर्दर फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन बात करेंगे कुछ उमर अकमल के केस के हवाले से। अभी कल कामरान अकमल हमारे शो में मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि उन्होंने लॉयर कर लिया और अब वो केस लड़ेंगे अपना। तो आप कैसा देखते हैं, केस इंटरेस्टिंग होगा, कुछ और नाम सामने आएंगे इसमें? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से चंद घंटों पहले पीएसएल से आपको हटाया गया और आप क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम पे भी इफेक्ट पड़ा, पाकिस्तान की साख भी खराब हुई, पीएसएल की एक खराब हुआ चीज़, आपने क्रिकेट रोक दी उसकी। आपको थोड़े टाइम बाद आपने बता दिया जी, डिसीजन आया कि जी इन दोनों वजूहात के बिना पे हमने जी उनको खेलने दिया कि जी उन्होंने इत्तला नहीं दी। फेयर एनफ, सही। अगर इत्तला नहीं दी है तो भी जो बाकी जो प्लेयर्स थे उनके साथ उनको जो सजाएं दी गई थी, क्या उन्होंने भी ये इंकिशाफ किए थे कि जी हमें फला आदमी हमारे साथ ये इन्वॉल्व था? या जिस तरह से इनके नाम के जो उन्होंने जो बयान अभी रिकॉर्ड करवाया है पीसीबी को कि जी के ये नाम थे, ये लोग थे, वो नाम को ब्लैंक कर दिया गया था, नाम हाईलाइट नहीं किए। तो क्या अब उमर अकमल जो लॉयर कर रहे हैं, जो आगे जाके वो अपील करेंगे इसके अगेंस्ट, पहले इन्होंने लॉयर नहीं किया था, अब इन्होंने लॉयर कर रहे हैं ना, मैं यही बता रहा हूं, अब वो कर रहे हैं। लेकिन अब वो जो करेंगे, क्या वो इतना ऑथेंटिक होगा, क्या वो डिसीजन इतना पावरफुल होगा? क्योंकि उनके पास तो एक चीज रिकॉर्ड आई हुई है, वो तो बोल रहे हैं कि जी हमारे पास एविडेंस भी है और आपने नाम भी दिए और आपने एक्सेप्ट भी किया हुआ है। और फिर एक जगह पे उमर अकमल ने ये भी कहा कि जी मुझे अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा सुनाई जाए। जब दोबारा सुनाई गई तो उन्होंने रोका कि नहीं जी, ये मेरे कुछ फैमिली में मैटर है, तो मैं नहीं सुनना चाहता ये चीज को। ये सारी चीजें एक बेसिकली एक प्लेट में रख दी गई हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उमर अकमल जो लॉयर किया है, उमर अकमल के लॉयर किस चीज पर डिफेंड करते हैं और क्या वो ये 30 साल की पाबंदी को कट डाउन करके आधे साल में करते हैं, 1.5 साल में करते हैं, 1 साल में करते हैं। जिस तरह से माजी में मोहम्मद नवाज की बात करें, इरफान की बात करें, जिन पे पाबंदी लगाई गई थी कि जी इन्होंने इत्तला नहीं दी थी, तो 6 महीने की या 1 साल की, 6 महीने की दी थी बेसिकली मिनिमम जो थी।
तो क्यों उमर अकमल को ही आपने 3 साल की दी है? तो ये एक सवाल ये अच्छा, निशान है। आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा सज़ा दी उमर अकमल को 3 साल की, और साबिक क्रिकेटर्स का कहना है कि माजी में उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा जिसके बिना पर ये सज़ा सुनाई गई? मोहसिन, बात ये माजी में तो किसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। जितने भी ये अगर 93, 94, 95 की हम बात करें, जो जस्टिस कय्यूम साहब की रिपोर्ट आई हुई थी, उसमें जो जो चीज़ें सामने आई हुई थी, तो उस वक्त तो रिकॉर्ड किसी का भी नहीं था। बात ये कि अगर आप रिलेट कर रहे हैं उस पुरानी परफॉर्मेंस से, देखिए पुरानी पास्ट इज पास्ट को फिर आप नॉक नहीं करें, आप प्रेजेंट की बात करें और फ्यूचर में देखें। अगर वो लड़का आपके पास है और कैपेबल है, अभी 30 साल का उमर अकमल, 3 साल की पाबंदी करता है, 33 में ही कैन प्ले अ क्रिकेट, ही कैन कम बैक इन द पाकिस्तान टीम। अगर उसको लगता है कि जी वो फोकस है और डिटरमेंट है, मेहनत कर रहा है, तो उसको आप वापस चांस दें। जिस तरह आपने माजी में आपने मोहम्मद आमिर को चांस दिया है, आप शर्जील को वापस PSL में ले आए, सलमान बट को भी आपने लिया ना, सिर्फ मोहम्मद आसिफ ही रहेगा जिसको आपने चांस नहीं दिया कहीं पर भी, तो भी ठीक है, फिर अब इनको भी चांस दे दो। लेकिन सजा 3 साल की मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज्यादा दी है, ये मेरे एक ओपिनियन है, थोड़ी सी ज्यादा दी। अच्छा, शर्जील खान का आपने नाम लिया तो मैं ये जानना चाहूंगा, शर्जील खान को वापसी की बातें हो रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी लाया जाएगा, लेकिन ये जो इल्ज़ामात का मौसम चला है, तो आप नहीं समझते कि इसमें कुछ मुश्किलात होंगी अब शर्जील खान को भी या दीगर वो प्लेयर जो फिक्सिंग के बाद सज़ा पाकर वापस आना चाहते थे? देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है शर्जील की फिटनेस पे, क्योंकि जो फिटनेस हमने देखी है T20 की फॉर्मेट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप एक लड़के को बीइंग अ यंगस्टर अगर आप बात करें, तो अगर 30 साल की भी तो मैं उसको यंगस्टर ही गिनता हूँ। सही। तो अगर आप फिट हैं और अपनी टीम के लिए फ़ायदेमंद हैं तो फिर ठीक है, और अगर नहीं है और जो आपके माजी का जो बैक, वही बात करो ना कि अगर आप जितना भी पास्ट पे नॉक करेंगे वो ख़राब ही आपको मिलता है। अगर जिनके साथ ऐसे प्रॉब्लम्स गुजरी हैं तो मैं नहीं समझता कि उनको वो नॉक करना चाहिए, और आप फोकस करो, अपनी फिटनेस करो। आप फिट हो गए तो आप बगैर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के भी टीम में आ सकते हैं। अच्छा, कामरान अकमल का एक और बयान हमने देखा था रमीज़ राजा के हवाले से, उन्होंने कहा था कि साबिक क्रिकेटर्स को इस तरीके का बयानात नहीं देने चाहिए। तो आप नहीं समझते कि जब से यूट्यूब आया है या इसकी भरमार हुई है तो बहुत ज़्यादा ही कुछ साबिक क्रिकेटर्स हमारे बोले जा रहे हैं? देखिए, सबकी मोहसिन अपनी राय होती है, किसी की राय को आप बंद नहीं कर सकते। लेकिन इससे क्रिकेटर्स और क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंच रहा है? मतलब रमीज़ भाई की अगर बात करें तो ऑब्वियसली बड़ा नाम है, पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं और अब पूरे वर्ल्ड में कमेंट्री एज अ कमेंटेटर हैं, और ही नोज बेटर देन एनीबडी एल्स, और दुनिया के क्रिकेटर्स से मिलते हैं, दुनिया के प्लेयरों से मिलते हैं। उमर अकमल की अपनी एक रिस्पेक्ट है, कामरान अकमल की अपनी एक रिस्पेक्ट है, सबकी अपनी अपनी एक रिस्पेक्ट है, सब पाकिस्तान के लिए खेले हुए। लेकिन अगर वो कोई बयान दे रहे हैं तो आप हो सकता है बाय नेम लेके ना आप बयान दें, इतने सख्त अल्फाज में ना बयान दें कि किसी को तकलीफ हो। आपको बयान देने आप बयान दें, आपको अगर बुरा लगता है आप बोलें जी हाँ यार ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ बयान की तो बात हो रही है, लेकिन हम देखते हैं कि बयान के साथ साथ एक एजेंडा सेट हो जाता है, तो वो कितना नुकसानदेह होता है क्रिकेट के लिए या क्रिकेटर्स के लिए? देखिए, आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं? पुरानी चीज़ें आप फिक्सिंग उठा के ले आएँ, लोगों को वापस ले आएँ, सामने नॉक कर रहे हैं, अपनी न्यूज़ चमकाने के लिए चीज़ों को कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। आप पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं, और इस कंडीशन के अंदर जो इस वक्त सभी आइसोलेट हुए हैं अपने अपने घरों के अंदर, कहीं पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता अब वो ग्रेजुअली खुली जा रही है वापस। लेकिन आप बदनामी किसकी हो रही है? हमारे मुल्क की हो रही है। हम लोग कहीं अगर जाते हैं तो हम अगर बोलते हैं जी हम क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, तो कहते हैं ओ अच्छा पाकिस्तान, वो जो फिक्सर जो हैं ये उनके अल्फाज होते हैं। तो मतलब आपकी कहाँ आप सोचें किस तरह से आप उनसे आई मिलाओगे? तो मैं समझता हूँ कि मेरा एक ओपिनियन है कि जितने भी लोग हैं जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं या जो भी कहीं पर राय दे रहे हैं, तो एटलीस्ट पाकिस्तान को वो ज़रूर पहले रखें, क्योंकि खुद भी वो पाकिस्तान से खेले हुए हैं। अच्छा, आपने अभी बात की कि तमाम दुनिया में क्रिकेट या खेल बंद हुए हैं, कुछ साबिक क्रिकेटर्स ये बयान दे रहे हैं कि बंद स्टेडियम में भी मैचेस होने चाहिए, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, डिपेंड करता है कि उन कंट्रीज़ में के जो हमारी ये कोरोना वायरस की जो रिएक्शन पॉलिसी जो हुई हुई है वो क्या है, क्या कम हुआ है रेशो, या बढ़ गया है, या एक जगह पे स्टे कर गया है। पहले तो उन गवर्नमेंट्स को देखना होगा कि जितने भी जो वहाँ के जो पैरामेडिक्स के जो लोग हैं उनको ये देखना है, फिर जाके वो डिसीजन दे सकते हैं कि जी अपने उन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स को कि जी ठीक है जी ये सही है, कंडीशन ऐसी है, हमारे यहाँ पर रेशो कम है, तो हम बंद स्टेडियम्स में करा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर बंद स्टेडियम में होगा तो एक जो खूबसूरती है आपके क्राउड की वो नहीं रहेगी, वो आवाज़ जो आती है, जो आपको एनर्जी दिलाती है, जो आप जो जैसे आपको बूस्टअप किया जाता है, जो जोश और वलवला होता है, वो नहीं रहेगा। वो फिर वो बैट और बॉल की ही आवाज़ आएगी जैसे हमने डोमेस्टिक। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि सलीम मलिक के हवाले से कि उनका एक बयान आया कि राहुल द्रविड़ की तरह वो टीम के में जो है खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, लड़कों को सिखाना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं कि उनको कोई रोल लेना चाहिए?
देखिए, जिस तरह से भट्टी साहब की बात करूं, उन्होंने बताया था कि जी के उनको एनसीए का हेड कोच भी बनाया गया था, लेकिन वो आईसीसी ने आके मदाखलत की, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आईसीसी, देखिए अगर कहीं पर हम डिसीजन देंगे तो आईसीसी आएगी, जब तक आईसीसी के आप उन सवालों को क्लियर नहीं करेंगे ना, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कहीं भी कोई भी दुनिया का बोर्ड आपको वो चीज़ वो नहीं देगा, क्योंकि जो भी बोर्ड की एफिलिएशन है वो आईसीसी के साथ है। सही, जो भी बोर्ड की आइसोलेशन है वो आईसीसी के साथ है। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया जी स्पोर्ट्स में। और नाजरीन, आज आपने आज का शो देखा कि कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम आपके सामने, और कल भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसी डिबेट को दूसरे मजीद गेस्ट के सामने आगे रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए जी स्पोर्ट्स।